नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए, नैना रे। मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं सत्यम ठाकुर आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और बैठ के रोने वाला समय समाप्त है और रोना भी नहीं चाहिए आदमी को, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं है तब तक हर आदमी के लिए आप बेकार हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको कामयाब समझेगा। एक मिनट, मैंने अपना वॉच भूल गया। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको कामयाब समझेगा। और हर समय कुछ ना कुछ कहते ही रहता है लोग, जब तक आप सफल नहीं हैं। आप ज्ञानी क्यों ना हो जाइए, आपके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीएस सब समाहित है, लेकिन आपके पास रिजल्ट नहीं है, तो सब कुछ उसका कुछ मोल ही नहीं है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यह देखा गया है कि कल का जो बिहार एसआई का रनिंग था उसमें यह देखा गया है कि पहले जो हाई जंप होता है, तो हाई जंप में क्या होता था कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं, नॉर्मली हाई जंप था। चाहे आप जैसे उसको आप कूदिए, जो रस्सी को आप जैसे आपको फानना है, कूदना है, वैसे कूदिए। लेकिन बदमाशी है आयोग का, क्योंकि वो कल बहुत लोग उसमें सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं, क्योंकि उसमें ये बता दिया गया है कि नहीं, जो टाइगर जो होता है कि ऐसे आदमी इधर से रनिंग करके आता है और इस तरह से गड़मुड़िए उलट जाता है, मतलब कि डायरेक्ट अपने माथा को नीचे करता है, नीचे लभाया, कूद गया, तो ऐसे गया और ऐसे करके पलट गया। तो उस टाइप का जो है वहाँ पे आयोग बोल रहा है कि नहीं, इसको ये आयोग घोषित कर दिया गया हो वैसा रनर को, वैसा जो हाई जंप वाले लोग थे उनको। तो ये गलत बात है। अगर आपको ऐसा करना था तो आप नोटिफिकेशन में देते, जब लोग फॉर्म भर रहा था उस समय देते। आप उस समय बोल रहे, चाहे आप फिजिकल के समय भी आप दे सकते थे, हालांकि फिजिकल के समय देते वो भी गलत ही था, क्योंकि आयोग जब नोटिफिकेशन निकाला उसी समय उसको सब कुछ देना होता है। और 2213 वाले लोगों का भी पीटी का भी डेट नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा पीटी, जो बिहार एसआई के है। इसके बाद फिर आपका यूपी दरोगा, यूपी एसआई का भी 4 तारीख से फॉर्म भराने वाला है, शायद 4 अप्रैल से। और बहुत जल्द बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल एग्ज़ाम होता है और जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम बहुत जल्द आ रहा है, बहुत सारा वैकेंसी, जिसमें जो लोग इसमें शायद वंचित रह जाएंगे, जिनका फिजिकल उतना अच्छा नहीं है, उन लोगों का सिलेक्शन उसमें पक्का है। क्योंकि रिजल्ट अगर दरोगा में आया है तो उन लोगों का उसमें एकदम सिलेक्शन पक्का है। तो वह उस पक्का को पक्का नहीं समझना है, हमको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ हम भूल जाते हैं। और बहुत कुछ भूलते नहीं है, कुछ ना कुछ मार्केट में नया लॉन्च होते ही रहता है। अगर वो 5 नंबर अगर आपसे ज़्यादा है कोई, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं पीछे चल जाइएगा। तो ये नहीं सोचना है। उसी सब को देखते हुए हमने, चाहे वो बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, सचिवालय हो, बिहार का जो एसएससी है, चाहे वो इंटर स्तरीय हो या फिर ग्रेजुएट लेवल हो, या फिर आपसे कदे रेलवे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, हर एग्ज़ाम में जीके से क्वेश्चन रहता है और साइंस से क्वेश्चन रहता है। तो हमने उसी को चीज़ को आपको, जो मेरा सेशन चल रहा है यही सब देखा। हम खुद एक स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि हाँ, जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर साइंस का पोर्शन है उसको जल्दी ठीक करें। और बहुत जल्द हम बिहार नहीं, एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आ रहा है 50,000 प्लस, उस पर बहुत जल्द हम अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। उसमें स्टार्ट करेंगे पहले मैथमेटिक्स से जीएस, तो यही रहेगा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, तब तो पता चलेगा कि क्या है नहीं है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। तो हम अभी पढ़ा रहे हैं गवर्नर जनरल। पिछले क्लास में मैंने आपको गवर्नर जनरल के बारे में बताया, जो भी आए थे, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, उसके बारे में फिर अभी हम जानेंगे कि किस तरह से सब हुआ। और गवर्नर जनरल का एक, लोग कहते हैं, स्टूडेंट का कहना है, हमको भी बहुत बोरिंग लगता था पहले कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, लेकिन उसको कहानी की तरह समझेंगे और एक एक करके समझेंगे, पूरा याद होगा। तो आइए देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स का क्या क्या काल रहा और क्या क्या किए। तो हमने बताया था, देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले जान लिए
वॉरेन हेस्टिंगस के समय ही हुआ था। तो स्थापना कौन किया था? सर विलियम जोन्स जी किए थे, 1784 में कलकत्ता में किए थे। क्लियर हो गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करें, 2 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल, कौन सा उस समय गवर्नर थे। तो गवर्नर की बात करेगा तो वॉरेन हेस्टिंगस हो जाएंगे। और कहेगा कि स्थापना कौन किया है, तो वो सर विलियम जोन्स 1784 में, जो कि कोलकाता में है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, एशियाटिक सोसाइटी आखिर था क्या? इसका उद्देश्य था कि इतिहास का परीक्षण करना, जो भी इतिहास है उसको परीक्षित करना, उसके बारे में जानना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या है इतिहास में, उसके बारे में यही एशियाटिक सोसाइटी था। हमने जाना। अब क्या कहता है कि नंद कुमार एक आदमी थे, उनका आरोप था, वो जाके कहते हैं सर एलिजा इम्पे से कि देखिए वॉरेन हेस्टिंगस जो है ना, नवाब की जो पत्नी है उसको घूस दिए हैं। ठीक है, नवाब की पत्नी से घूस लिए हैं। तो यह बात जान गया वॉरेन हेस्टिंगस, और वॉरेन हेस्टिंगस है कि ससुरा बड़ी खचरई कर रहा है, तुम जाके सर एलिजा इम्पे को, मतलब उस समय वो कोलकाता जो उस समय स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट, उसका वो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो यह बात वॉरेन हेस्टिंगस को पता चल गया। वॉरेन हेस्टिंगस जाते हैं और वो कहता है कि देखिए उस पर उल्टा मुकदमा ठोक दिया, और उल्टा मुकदमा ठोकने के बाद वह सर एलिजा इम्पे से मिल गया, और मिलने के बाद क्या होता है कि नंद कुमार जी को फांसी हो जाती है। ठीक है, और यह समय जो होता है और यह घटना कहलाता है न्यायिक घटना के रूप में। हम भारतीय इतिहास में जानते हैं कि न्यायिक घटना एग्जाम में पूछता है कि न्यायिक घटना आखिर है क्या। तो न्यायिक घटना यही समझ लीजिए कि जब ये नंद कुमार जी आरोप लगाए थे, यही वाला बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए बहुत सारा पढ़ने का बहुत सारा जगह है सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन आप बहुत लोग सोचता होगा कि मास्टर सिर्फ पढ़ाता ही है। अरे तो अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई होगा ना, इंटरटेनमेंट से पढ़ाई नहीं होता है। और पढ़ाई आपको क्या लगता है कि बहुत लोग है बहुत कुछ बोल के 2 चीज़ बताता है, 75 को बकवासे ठूसेगा, तो वो काम हम नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि समय बहुत कम है और उस कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवाएं और आपको याद करवाएं, ये मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा। बकवासबाजी और फांकीबाजी हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमको पता है समय का महत्व और बेरोजगारी का महत्व, समझ गए ना, और किस तरह से लोगों का रिएक्ट होता है बेरोजगार के ऊपर, वो हम पता है, हम देखे हैं इस चीज़ को। इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे। आपको वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम केवल काम की ही बात करेंगे, और हम चाहते हैं कि हर लोग सीरियस होकर पढ़ाई करें। बहुत लोग सपना लगा के बैठा हुआ है, बहुत लोग बैठा हुआ है, जो शायद आप भूल गए हैं। इस चीज़ को याद रखिए, बकवास करने से नहीं होता है। 2 चीज़ बताया, 75 को हा ही करेंगे हैं, तो ठीक बात नहीं है। चलिए आते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब वॉरेन हेस्टिंगस नंद कुमार जी को तो फांसी लगवा दिए सर एलिजा इम्पे के द्वारा, उसका जब वापस जाते हैं ना, तो हेस्टिंगस पर महाभियोग लग जाता है। जब ये वापस ब्रिटेन जाते हैं अपना कार्यकाल समाप्त करने के दौरान, तो इन पर क्या होता है कि वहाँ पर महाभियोग लग जाता है। महाभियोग लगने के बाद क्या होता है कि इनका समाप्त हो जाता है समय, और वो हट जाते हैं उस पद से और एक आम जनता की तरह अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अब कॉर्नवालिस का जानिए, देखिए इनको सिविल सेवा का जनक कहते हैं। सीधे पेपर में आता है, सीधे छप जाता है पेपर में कि सिविल सेवा का जनक कहते हैं। देखिए अब सिविल सेवा के बारे में जानते हैं। पहले क्या था, पहले क्या होता था ना कि सिविल सेवा ब्रिटेन में पहले डायरेक्ट चुना जाता था, वहाँ के जो अधिकारी थे उनके द्वारा केवल चुना जाता था। लेकिन ब्रिटेन में 1853 से परीक्षा प्रारंभ कर दिया गया, और भारत में यह परीक्षा 1930 से आया। क्लियर। अगर हम बात कर ले सिविल सेवा का, तो प्रारंभ में ब्रिटिश द्वारा चुना जाता था, लेकिन हम 1853 की कहानी कह रहे हैं कि जब पहली बार ब्रिटेन में परीक्षा लागू होता है और भारत में यह परीक्षा लागू होता है 1930 से। क्लियर। अब क्या होता है कि प्रारंभिक नाम, अब देखिए इसका जो सिविल सेवा का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ICS जनपद सेवा। ठीक है, इसका नाम था ICS जनपद सेवा। ठीक है। अब क्या कहता है कि अगर सबसे पहले था ICS जनपद सेवा, अब आता है कि जब भारत में सिविल सेवा आया, तो भारत में आया तो किस प्रकार, सबसे पहले कौन वो आदमी थे जिनको यह पद मिला, तो यह जानेंगे। देखिए सबसे पहले चुने गए थे वो भारतीय ही थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में, और दूसरे नंबर पे सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया स्वेच्छा से, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने मन के अकॉर्डिंग काम करवाते थे। इन्होंने कहा कि नहीं,
हम मन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब क्या है कि अगर हम बात कर ले कि इस कार्नवालिस को क्या कहते हैं, तो भारत में पुलिस सेवा का जनक भी हम कार्नवालिस को कहते हैं। सीधे पेपर में आएगा, भारत में पुलिस सेवा का जनक किसको कहेंगे, पुलिस सेवा का जनक, तो वो कार्नवालिस ही है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद होता होगा, एक दो बार और देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट्स बना लेंगे तो और बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि एक बार आप देख रहे हैं, फिर सुन रहे हैं, फिर आप लिखिएगा, फिर से पढ़िएगा, तो वो चीज़ आपका अपना हो जाता है। इतना मेहनत अगर जो आदमी कर दिया 6 महीना, खासकर जितना हम बता रहे हैं उतना पर, तो हमको लगता है कि कहीं से एग्ज़ाम में छूटने वाला बात नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं छूटेगा। और एक चीज़ और खुशखबरी देते कि बहुत जल्द हम प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह लेकर आ रहे हैं, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में 40 से 45 क्वेश्चन एनी हाउ आता है। बहुत जल्द आ रहा है, वो ऑनलाइनर है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत जल्द हम वो सेशन भी शुरू करने वाले हैं। चलिए देखिए, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को ही परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं। तो यह भी आया था क्वेश्चन कि किसके समय में परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त आया था, उस समय गवर्नर कौन थे, तो यही कार्नवालिस थे, जिनका काल क्या है 1786 से 1793। तो इस चीज़ को हमने देखा किस तरह। देखिए एक और काम किए थे इन्होंने कि दास प्रथा पर रोक लगाते हैं 1789 में। क्वेश्चन पूछता है कि दास प्रथा पर रोक 1789 में जब लगा, उस समय गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो हमने जाना। अब आते हैं हम कार्नवालिस थे, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब क्या कहता है कि कार्नवालिस संहिता जो है वो कार्नवालिस ही लगाता है। देखिए क्या होता है कार्नवालिस संहिता। कार्नवालिस संहिता में क्या होता है कि यह जो है कि शक्ति विभाजन का काम करने का काम करता था, ठीक है। शक्ति विभाजन का पहले क्या होता था कि जो भी भारत में जो अधिकारी लोग होते थे वो केवल गवर्नर, उसके ऊपर केवल इसका ही हाथ था, मतलब क्राउन का ही हाथ था। लेकिन क्राउन के हाथ में होने के बाद फिर जब कार्नवालिस आते इन्होंने कहा था कि नहीं, हर अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग विभाजन कर दिया गया। तो उस समय विभाजन जो होता है, शक्तियों का विभाजन, वो कार्नवालिस के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में होती है। और समाधि स्थल जो इनका है यहाँ गाजीपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लाट साहब का मकबरा याद रखेंगे, समाधि स्थल गाजीपुर में है, जिनको लाट साहब का मकबरा हम कहते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं हम सर जॉन सोर की ओर, जिनका समय है 1793 से 98 है। देखिए यह नहीं सोचिए कि हाँ सिर्फ सर पढ़ाते ही जा रहे हैं। अरे भाई आजकल तो आप किसी कोचिंग में जाते हो पढ़ने के लिए, तो क्या आपको क्या कराया जाता है वहाँ पर? सिर्फ टीचर, जो अच्छे टीचर है वो तो अच्छे से पढ़ाएंगे ही, लेकिन बहुत को हम देखते हैं, हमने भी बहुत सारा कोचिंग ज्वाइन किया था, तो हमने यही देखा था, जहाँ भी हमने गया वहाँ पे हमने यही देखा कि थोड़ा सा लेक्चर करके उसके बाद फिर अपना नोट्स निकाले, फिर उसको लिखाना प्रारंभ कर देते थे, मज़ा नहीं आता। यहाँ तो हम समझा रहे हैं आपको और आपको याद भी करवा रहे हैं, तो इसको आप पूरी तरह से देखें। देखिए सर जॉन सोर का जो है ना, कुछ ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट काम नहीं था। उन्होंने मैसूर के लिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। अहस्तक्षेप की नीति मतलब क्या हुआ कि मैसूर को डिस्टर्ब नहीं किए थे, उनको आगे बढ़ने, जब वो बढ़ रहे होते थे उस समय उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश ही थोड़ा भी नहीं किए थे। कौन? सर जॉन सोर। अब आता है लॉर्ड वेलेस्ली का काल, जो 1798 से 1778 से 1805 तक का समय होता है। लॉर्ड वेलेस्ली 1778 से 1805 तक का काल ये होता है। देखिए क्या होता है कि इसी के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही सहायक संधि चली थी। क्वेश्चन सीधे आता है कि सहायक संधि किसने चलाया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली चलाया था 1778 में। अब आता है कि देखिए सबसे पहले सहायक संधि को जो अपनाया था वो हैदराबाद 1798 में। सहायक संधि होता क्या था सो जान लीजिए। सहायक संधि होता था कि अंग्रेज कहते थे कि भाई हमारे अलावा जो भी राजा रजवाड़ा क्षेत्र है, जो भी राजा है जो अपने अपने क्षेत्र में राज कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको सैनिक रखने की ज़रूरत नहीं है, सैनिक आप नहीं रख सकते क्योंकि आपका सहायक संधि आप कर लीजिए हमसे, तो आपको सैनिक रखने की ज़रूरत नहीं है, वो देख रेख हम कर लेंगे टोटल, आप हमसे मिल जाइए। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप अंग्रेजी सेना को रखते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा
निभाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को इन्होंने सहायक संधि का रूप दिया। तो सबसे पहले सहायक संधि 1798 में हैदराबाद ने ये किया। उसका दूसरा मैसूर के पास भी आया था, लेकिन मैसूर जब नहीं अपनाता है तो वही नहीं अपनाने के बाद क्या होता है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, मार दिया जाता है। तो तंजौर, तो फिर लास्ट में अपनाना ही पड़ता है। तो तंजौर और मैसूर 1799 में जो सहायक संधि था उसको अपनाने का काम किया। उसके बाद अवध 1801 में अपनाता है सहायक संधि, मराठा 1802 में अपनाते हैं, ठीक है। चौथा, अब यही बताया कि चौथा आंग्ल, वह दौर 1799 का जो दौर था वो 1799 का था, जिसमें टीपू सुल्तान, वह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें कि टीपू सुल्तान जो है उसको मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजों ने और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह भी देखा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय कौन था, ये भी जान लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ही था जिसके समय में ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है। और सबसे पहले अब जान लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ कब, 1805 में। और यही फोर्ट विलियम कॉलेज में 1805 में आईसीएस अधिकारी की ट्रेनिंग किया जाता था। वर्तमान में जो अभी आईएएस आईपीएस की जो अधिकारी होते हैं उनका ट्रेनिंग आपका उत्तराखंड का एक मैसूर जगह है, उस मैसूर में पहाड़ों का वो गलियां है, पहाड़ों की तरह एकदम, वहाँ पे न गर्मी आपको महसूस होगा न ठंडा महसूस होगा, बहुत अच्छा जगह है वो पहाड़ इलाका जो यहाँ पे पड़ता है। मैसूर में, उत्तराखंड का मैसूर है जहाँ पे वह सुंदर भव्य जो मौसम है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वहीं पर अभी हमारे जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनका ट्रेनिंग वहाँ पे कराया जाता है। और उस समय हम बता दें कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना हुआ तो 1805 में उस समय लॉर्ड वेलेस्ली ही थे और ये जो फोर्ट विलियम था उस समय यहाँ पे आईसीएस अधिकारी की ट्रेनिंग कराया जाता था। तो हमने आपको यह याद करवा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से याद हो गया होगा और एक दो बार और देखेंगे तो अच्छा से याद हो जाएगा। और आपको हमको नहीं लगता है कि अगर इस गवर्नर जनरल का आज दूसरा पार्ट है और इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बहुत डिटेल्स बता रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे बिहार एसआई हो, बीपीएससी पीटी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो या आप रेलवे हो, अभी आ रहा है लगभग इंटर स्तरीय और ग्रेजुएट लेवल का बिहार एसएससी का बहुत सारा फॉर्म अभी तुरंत आने वाला है। जिन लोगों का फिजिकल, जो लोग फिजिकल दरोगा में नहीं हो पाया है उन लोगों का उसमें पूरा उम्मीद है कि हो जाएगा। और फॉर्म आ रहा है बहुत जल्द यूपीएसआई के लिए, उसके लिए बोल रहे सारा एग्जाम आपका जीके लेवल का कोई भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव एक लाइन में समझ लीजिए वो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।